Hello, dear FIBSC. So, after a long break, we are going to resume back to our study, our syllabus. So, I hope you had a great Diwali. And now we are going to start the last chapter of your syllabus, after which your whole portion is going to finish. So, now talking about the last chapter, which is units of measurement, we are going to see about the SI units, and also along with that we are also going to see the microscopy, which is very important concept, because आप माइक्रोबायोलॉजी सीख रहे हो और माइक्रोस्कोप नहीं जानोगे तो क्या बात हुई. So now talking about the SI units, which is the abbreviation given for the international system of unit. जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जिन्होंने कुछ यूनिट्स को बनाया है सो दैट ये यूनिवर्सल हो जाए कि हम कुछ भी मेजर करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो. हर कहीं यही जो है मेजरमेंट यूज़ किए जाए. सपोज़ अगर हम एग्जांपल ले कि हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जाओ वर्ल्ड में, देयर इज़ ओनली वन यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस विच विल बी किलोमीटर और मीटर. तो ये सब यूनिट्स क्यों हायर किए हुए हैं? बिकॉज कि कन्फ्यूजन ना हो जाए कि अगर हम यहाँ से माइग्रेट हुए किसी और जगह पे, तो ये ना हो जाए कि हमें समझ ना आए कि कैसे वहाँ पे कैसे मेजरमेंट्स होती है, हमसे क्या डिफरेंट है. हर जगह पे नया नया सीखने, मतलब हमारे पास इतना इतना ये नहीं रहती कि एबिलिटी नहीं रहती कि हम हर जगह पे जाए और नया नया कुछ यूनिट्स याद रखें. सो फॉर बेटर like measurement and also to get easily adapted to the new thing, we need to keep a constant unit of measurement. So that is why these SI units are introduced to you. तो SI units का हम यही लाइक कह सकते हैं, इट इज़ अ मेट्रिक सिस्टम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. दैट इज़ वाई यही मेजरमेंट के लिए इन्हीं जो भी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स जो भी हायर किए हुए हैं, हम वही यूज़ करते हैं टू डू द मेजरमेंट. So now talking about the SI units, they play a very important role in the scientific and the technological research and development. तो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, के एस एम के जी सी डी मोल ए, ये सभी जो है 7 टाइप्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के कैटेगरी में आते हैं, जो बेसिक यू कैन से बेसिक मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं. तो आपको पता है केल्विन इज़ फॉर टेम्परेचर. इवन डिग्री सेल्सियस भी हम यूज़ करते हैं अमेरिका में या फिर यूएस में. डिग्री फैरेडे भी यूज़ किया जाता है. अलॉन्ग विद दैट वी नो फॉर द डिस्टेंस वी यूज़ मीटर्स. तो मीटर या फिर किलोमीटर, इसका लार्जर वी कैन से प्रोपोर्शन में अगर हो तो किलोमीटर्स. And ampere is used for the measurement of electric current. Then second is for the time. Mole, which we know, mole is the amount which is molecular weight of a substance. Suppose NaCl का है तो उसका molecular weight calculate किया जाएगा कि Na का 11 है molecular number and Cl का is like Cl का इज 9 और 7. तो इसका कैलकुलेट करके वी कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट. देन उसी को हम मोल, 1 मोल एज इन असाइन करते हैं. देन आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इवन केमिस्ट्री में भी. देन किलोग्राम, इट इज़ एब्रीवेटेड फॉर द मास. देन CD विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैंडिला. ये शायद आपने सुना नहीं होगा बट ये भी यूज़ किया जाता है फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मेजरमेंट. तो ये सब आपको जो दिख रहे हैं, दिस आर ऑल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और द SI यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो कॉमनली आप कहीं पे भी जाओ वर्ड में तो आपको यही बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ किए हुए दिखेंगे. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइक थेरोटिकल पार्ट ऑफ अबाउट द SI यूनिट्स. सो वी नो लाइक टाइम को अगर हमें मेजर करना है तो वी यूज़ द सेकंड नाउ. और अगर हमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो वी यूज़ मीटर और द किलोमीटर. तो अभी ये साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया जाता है. सो द मीटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1:299 792 445 रेज टू 8 ऑफ सेकंड. बहुत हार्ड है ये कंसेप्ट, बट इन शॉर्ट मीटर क्या हुआ, जो भी आपके लाइट पाथ लेंथ जो भी लाइट ने कवर किया है विद इन अ गिवन टाइम और द गिवन
गिवन सेकंड्स। सो उस टाइम में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इट इज़ नोन एज द मीटर. नाउ टॉकिंग अबाउट द किलोग्राम, so we know it is used for the measurement, it is a measurement of weight or the mass. So the basic unit of mass equals to the mass of the international prototype of the kilogram. तो ये इन शॉर्ट हम इसको जो है असाइन किया हुआ है बाय द CGPM इन 1989. तो ये जो है इट इज़ द बेसिक यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास. इतना ही याद रखोगे तो भी चलेगा. देन सेकंड वी नो इट इज़ फॉर द टाइम. अभी टाइम का आपको पता है कि 24 आवर्स का ओवरऑल डे होता है. उसमें से 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 सेकंड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम. तो जो बेसिक यूनिट है इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 91626317770 periods of the radiation corresponding to transition between the two hyperfine levels of the ground state in the cesium 133 atoms. इतना डीप में है बट यू डोंट नीड टू से दैट. आपको बस इतना याद रखना है इट इज़ अ फ्रैक्शन और इट इज़ अ यूनिट टू डिफाइन द टाइम. और ये सबसे स्मॉलर यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन द टाइम. कितना सेकंड के बाद आर आता है, बट सेकंड इज़ वेरी बेसिक यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. देन टॉकिंग अबाउट एम्पियर इज अगेन यू नो द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ गिवन टाइम. मतलब कितना करंट एक पॉइंट पे एक जगह पे एक टाइम पीरियड में कितना करंट जो है वो पास होता है. हमने कोई टाइम असाइन किया हुआ है, उस टाइम में कितना करंट पास होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट से इज़ नोन एज द एम्पियर. एम्पियर बहुत बेसिक यूनिट है जो हम करंट अगर मेजर करना हो तो हम उसका करते हैं. इवन बहुत सारे और भी है लेकिन बेसिक जो है वो एम्पियर ही है. कोलम भी होता है लेकिन एम्पियर इज़ वेरी बेसिक. देन टॉकिंग अबाउट द केल्विन्स और डिग्री जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जनरली हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं बेसिक लैंग्वेज में. बट अगर बात करें केल्विन की तो 1 डिग्री सेल्सियस लीड्स टू अबाउट 273 केल्विन्स. तो ये जो यूनिट है इट ऑल्सो इज़ यूज टू डिफाइन द टेम्परेचर. इवन अगर यूएस में आप जाओगे तो वहाँ पे डिग्री फैरेडे भी यूज़ किया जाता है. तो ये जो केल्विन है अगर बहुत टफ और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन कही जाए तो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, द फ्रैक्शन ऑफ 1 as to 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. Now ये बहुत हार्ड है टू अंडरस्टैंड एट द FY लेवल, बट इन बेसिक लैंग्वेज और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि ये एक यूनिट है जो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. और बहुत ज़्यादा वास्ट अगर आपको बताना है तो यू कैन से डिग्री सेल्सियस इज़ ऑल्सो यूज्ड. एंड डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में अगर केल्विन को किया जाए तो अबाउट 273 केल्विन स्टैंड्स फॉर 1 डिग्री सेल्सियस. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोल, बहुत वी नो अगर आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किए होंगे तो मोल ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होगा. तो जो भी सब्सटेंस है पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो अगर आपको उसका मोल सॉल्यूशन बनाना है या कुछ मोल अमाउंट में हमको पाउडर लेना है, मॉलिक्यूलर वेट अमाउंट में आपको लेना है, तो वी यूज़ दिस टाइप ऑफ यूनिट. तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें कि कितने जो है मॉलिक्यूलर जो मोल नंबर है उनका, उसके बेसिस पे जो है वो हम सब्सटेंस लेते हैं. सपोज़ आपने अगर कोई भी सब्सटेंस, आपने अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो सोडियम क्लोराइड हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, आपको अगर बोला गया कि आपको उसको 1 मोल अमाउंट में लेना है तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे एंड देन उस मॉलिक्यूलर वेट के अमाउंट में आप उतने ग्राम का जो है वो सॉल्यूशन बनाओगे. सो यही होता है मोल. सो टॉकिंग इन द साइंटिफिक लैंग्वेज, द बेस यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी elementary entities as there are the atoms in 0.012 kilograms of carbon 12. मतलब ये जो भी आपको मोल जो है हायर किया हुआ है कि इसका जो है ये मॉलिक्यूलर नंबर है उसका वो है, तो ये
किस बेसिस पे हायर किया है कि कितने उसमें कार्बन है, और कार्बन के बेसिस पे ही उनका मोलिकुलर मास जो है वो डिसाइड किया हुआ है. Then talking about the next type of the SI unit which is कैंडिला, जो शायद ही आपने सुना होगा. तो ये इंटेंसिटी जो है वो मेजर करने के लिए किया जाता है. तो ये कैंडिला नाम ही कैंडल अगर आपको पता होगा पहले के ज़माने में कैंडल ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे. तो वो कैंडल के जो इंटेंसिटी होती लाइट की, तो वो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी मेजरमेंट के लिए. अभी भी जो है इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए वी यूज़ द कैंडिला. सो देन talking about the next point of your syllabus which is electromagnetic spectrum. So now अभी हमने ऐसा यूनिट देखा. तो ये आपका बहुत एक जनरल नॉलेज के लिए था, एंड इवन शायद ही आपको मतलब बहुत सी चीज़ें पता भी थी और शायद अभी पता भी लगी होगी. अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो अगर आपने सुना होगा रेनबो के बारे में, या फिर आपको बेसिक आइडिया होगी वेवलेंथ एंड ऑल कंसेप्ट्स की, तो आपको ये समझ में बहुत जल्दी आएगा, और नहीं भी आएगा तो मैं आपको समझा दूँगी. सो हियर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आपने कभी देखा होगा रेनबो, या फिर अगर अभी रेनबो का एग्जांपल तो बहुत कॉमन है, बट अगर कोई लाइट अगर आपने लाइट रे जो है वो अगर प्रिज्म से पास करे आप, तो वी कैन गेट 7 कलर्ड शेड, मतलब 7 कलर का एक वेव आपको दिखेगा. सो दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़. तो रेनबो आपको पता होगा कि वो रेन ड्रॉप्स की वजह से फॉर्म होता है. सनलाइट एंड रेन ड्रॉप अगर साथ में कोइंसाइड हो, देन वी गेट टू सी द रेनबो. तो ये रेनबो या फिर जो भी ये 7 कलर आपको क्यों दिखते हैं? तो ये जो लाइट होती है, लाइट वेव जो होती है, वो आप मतलब हमारे आइज़ जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है टू द लाइट. दैट इज़ वाई आपको जो है वो लाइट के डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में दिखते हैं. जो भी वो लाइट वेव है वो डिफरेंट फॉर्म में आपको दिखती है. किसी को ग्रीन, कोई चीज़ आपको ग्रीन दिखेगी, कोई चीज़ आपको रेड दिखेगी या फिर ग्रे दिखेगी. ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमारी आइज़ जो है दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द लाइट. तो जब आप वो लाइट आपके आइज़ में एंटर करेगी या फिर कुछ भी हो कोइंसाइड करेगी, देन वी गेट टू सी द डिफरेंट कलर्स. सो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो उसमें अगर बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो रेड लाइट की बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड वॉयलेट लाइट की बहुत ज़्यादा कम होती है. तो अगर बात करें वेवलेंथ की या फिर फ्रीक्वेंसी की, तो वेवलेंथ जो है वो एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट, वॉयलेट लाइट की बहुत कम होती है. और इन दोनों के बीच में जो भी कलर्स है, मतलब फेंट करो थोड़े डार्क करो, इसमें बीच में जो भी कलर्स आते हैं, इसकी वजह से आपको रेड कलर तो टॉप पे दिखेगा, वॉयलेट कलर एट द एंड दिखेगा, और बीच में आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे. फिर येलो दिखे, आपको ऑरेंज दिखे, यू कैन सी द ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर, जो भी है, दिस आर ऑल द डिफरेंट कलर्स ऑफ द रेड एंड द वॉयलेट. उनके ही कुछ फॉर्म्स है. तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी. सो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा. सो आई विल शो यू. सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. अभी आपको ये कंसेप्ट पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ. तो अगर कोई लाइट वेव आपने दिखी, आपको पता है लाइट वेव जो है वो सीधी ट्रैवल नहीं करती. जैसे आपने ओशन की रेज, अगर ओशन के वेव्स या फिर सी के वेव्स देखो आप, वो कैसे होते हैं? ऐसे टाइड्स ऐसे अप डाउन में ट्रैवल करती, वैसे ही लाइट जो है वो भी ऐसे ही ट्रैवल करती है. तो ये जो आपको दिख रहा है अप साइड, ये जो हाइट होती है ये उसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करती है. और ये जो आपको 2 पिक्स दिख रहे हैं, इनमें जो भी गैप है ना, ये आपको वेव लेंथ बताती है. और ये जो पिक है, ये कितनी बार सेम जो है वो वी कैन से सेम हाइट अचीव करे, कितनी बार वो सेम हाइट के वेव्स आपको दिखेगी. सपोज यहाँ पे आपको 1 2 3 5 दिख रहे हैं, तो ये 5 जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गई. तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है. मतलब जितनी ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हो उतनी ही कम जो है वो वेवलेंथ होती है. वाई? बिकॉज जितनी ज़्यादा आपको वो वेव्स दिखेंगे उतनी कम उनमें डिस्टेंस रहेगी और उतना ही कम उनका जो है वेवलेंथ होगा. सो नाउ यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो, you can see the decreasing wavelength is
इन द वायलेट साइड। तो एक्सरे हो, गामा रेज हो, ये सब जो है वो कम वेवलेंथ की होती है। और जो ये रेड कलर के रेज है या फिर ऑरेंज कलर की रेज है या फिर येलो कलर की रेज है, ये सब की जो वेवलेंथ है इट इज़ वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू द वायलेट रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये जो है एक यू कैन से एक यूनिट ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर एक इंडिकेशन होता है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि कौन से रेज की क्या वेवलेंथ होती है, कौन सी विजिबल लाइट है, कौन सी एक्सरे लाइट है, कौन सी वेव्स की क्या फ्रीक्वेंसी है। वो एक अगर हम डायग्राम में दिखाए या किसी चीज़ में दिखाए, देन इट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें शॉर्ट से शॉर्ट वेवलेंथ वाली भी चीज़ें होती है लाइक एक्सरेज और गैमा रेज, और लॉन्गर वेवलेंथ की भी होती है लाइक रेडियो वेव्स की भी हो सकती है और माइक्रोवेव्स की भी हो सकती है। सो देन इसमें भी एक पार्ट है विजिबल पोर्शन। तो विजिबल पोर्शन मतलब हमारे आँखों को जो है वो वेव्स वो कलर की रेज दिखती है, और उस वेवलेंथ की रेज जो है वो हमें दिखती है। विजिबल लाइट जो भी आपको लाइट दिखता है, ये डार्कनेस और ब्राइटनेस, ये सब जो होता है ना वो वेवलेंथ के ही अकॉर्डिंगली होता है। जो भी विजिबल लाइट आपको मतलब जो ब्राइटनेस आपको दे रही है वो वेवलेंथ अराउंड 400 to 700 नैनोमीटर तक we can see the wavelength by our visible it is visible to our eyes. So now talking about the electromagnetic spectrum, it is a range of all the possible frequency of a electromagnetic radiation. तो जो भी लाइट वेव्स है उसमें कौन से जो है रेडिएशंस आते हैं, जैसे कि गामा रेज हो या फिर एक्स रेज हो या फिर इंफ्रारेड रेज हो, इनकी इंटेंसिटीज़ को जो डिफाइन करता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी वेवलेंथ वगैरह डिफाइन की गई है, और उसके अकॉर्डिंगली ही उनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये इंफ्रा कलर के अकॉर्डिंगली इंफ्रारेड रेज है, ये गामा रेज है, वो एक्सरे है, या फिर वो यूवी लाइट है, या फिर वो जो है विजिबल लाइट है। So now talking about the applications of this type of electromagnetic waves, तो वो जो है बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। तो अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो आप रेडियो सुनते हो या मोबाइल नेटवर्किंग जो भी है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स, वहीं पे वो यूज़ की जाती है। इवन साइंटिस्ट जो है ये रेज का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। उनको अगर स्टार्स को देखना होता है तो क्या होता है, सभी स्टार्स हमें आइज जो है हमारे नेकेड आइज से दिखते नहीं है। जो भी स्टार्स ब्लू कलर के होते हैं वही हमको दिखते हैं। वाई? बिकॉज वो एक कम वी कैन से इट हैज़ सम काइंड ऑफ लेस वेवलेंथ, उसकी वजह से क्या होता है वो ट्रैवल हो पाती है हमारे तक वो लाइट। तो इसकी वजह से वी कैन सी दैट ब्लू रेज और ब्लू स्टार। और जो रेड स्टार्स होते हैं जो मेजरली वो कूलेस्ट स्टार होते हैं, उनको कूलेस्ट स्टार बोला जाता है, और ब्लू को हॉटेस्ट स्टार बोला जाता है। तो ये जो रेड स्टार होते हैं दे आर नॉट विजिबल बाय आवर नेकेड आइज। वाई? बिकॉज उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ब्लू की कम होती है। सो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो है वो दिख नहीं पाते हमें, क्योंकि हमारी लाइट हमारी आइज जो है वो उनको कैच नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट क्या करते हैं फिर कुछ भी रेज हो जिनकी जो है वेवलेंथ थोड़ी सी लाइक मैक्सिमम हो, जिससे वो ट्रैवल वगैरह कर पाए, एंड देन वो अगर जो भी स्टार्स हमें नहीं दिख रहे हैं उनको अगर उनको देखना है, या फिर मिल्की वे में जो आपको पता है मिल्की वे में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, वो भी अगर आपको विजिबल करना है देन दे यूज़ दिस काइंड्स ऑफ रेज और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इवन माइक्रोवेव का आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से पता है। ओवन जो है उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती है फॉर हीटिंग द थिंग्स, और कुकिंग अगर करनी हो या फिर कुछ भी बेक करना हो या फिर हीट करना, वी यूज़ द माइक्रोवेव ओवन। सो नाउ इंफ्रारेड जो है लाइट दे आर यूज, अगर आपने कभी सुना होगा तो नाइट गोगल्स होते जो है नाइट ग्लासेस होती है। तो वो क्यों यूज़ की जाती है? ताकि हमें नाइट के टाइम पे भी हमें दिखे कुछ चीज़ें, दैट इज़ वाई द नाइट ग्लासेस आर यूज्ड। और वो ग्लासेस क्या करती है, जो भी इंफ्रारेड रेज है हमारी स्किन पे या फिर कहीं भी
वो उनको कैच करती है और उससे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो दिख जाता है, या फिर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हो जाता है या फिर विजिबल हो जाता है। तो ये नाइट ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। देन अल्ट्रा वायलेट रेज आपको पता होगा, जनरली वो हीट उनमें ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ वाई वो जनरली यूज़ किए जाते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पजेज जो हमने देखा था। तो वो इवन लैब्स में भी नॉट इनक्यूबेटर्स, जो लैमिनार एयर फ्लो होता है उसमें वो जनरली यूज़ किए जाते हैं। देन एक्सरेज की अगर हम बात करें तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, एक्सरेज आपको जो है हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर हो या फिर अगर आपके टीथ के स्ट्रक्चर हो उनको डिफाइन करने के लिए, उनकी इंजरीज को देखने के लिए या फिर कुछ डैमेज को चेक करने के लिए भी यूज़ द एक्सरेज। देन गामा रेज जो है उनको एज एन ट्रीटमेंट और रेमेडिएशन यूज़ किया जाता है इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स, शायद कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। देन सो ये आपको एप्लीकेशन का एज एन डायग्राम दिख रहा है होगा कि रेडियो वेव्स रेडियो में यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोवेव्स ओवन में भी यूज़ किए जाते हैं, इंफ्रारेड रेज आपके रिमोट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, विजिबल लाइट इज़ यूज्ड इन द नाइट बल्ब्स। यूवी रे जो है दे आर यूज्ड इन अ लैमिनार एयर फ्लो। एक्सरेज आपको पता है एक्सरे निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड द गैमा रेज इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पजेस। सो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो उनके जो है वेवलेंथ भी डिफाइन किए गए हैं नैनोमीटर्स में। तो जो विजिबल लाइट है इट इज़ अराउंड 400 to 700 नैनोमीटर, एंड जो यूवी रेज है इट इज़ अबाउट उनकी जो आइडल वेवलेंथ होती है वो 260 नैनोमीटर जो है वो होती है। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो है लाइट रेज होती है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो भी रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। सो अगर आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना हो तो वायलेट रेज जो होती है उनकी अगर माइक्रोमीटर में देखो तो अबाउट 4.4 माइक्रोमीटर टू 0.446 माइक्रोमीटर तक उनकी वेवलेंथ होती है। तो ऐसे ही सब जो है वेव्स की माइक्रोमीटर्स में या फिर नैनोमीटर्स में जो है वे वेवलेंथ दी गई है वही होती है उनकी आइडल वेवलेंथ, और उसी में वो यूज़ भी किए जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, तो ये जो है ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो ये सर इसाक न्यूटन जी ने इन 1666 में जो है उन्होंने वाइट लाइट जो है वो प्रिज्म से पास की, एंड उनको कुछ 7 कलर का रेनबो जैसे स्ट्रक्चर दिखा। दैट इज़ वाइट स्टेट की वाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं और उसी से वाइट लाइट बनती है। जो सनरे, अगर आप सनरे की एग्जांपल लो तो अगर आपने सनरेज को भी अगर किसी प्रिज्म या ग्लास में से पास करें आप, तो यू कैन गेट अ विजिबल रेनबो। सो ये इसी चीज़ की वजह से होता है, बिकॉज एक लाइट रे बस वाइट लाइट की नहीं बनती है, उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो विजिबल लाइट जो मैंने आपको बताया, हमारी आइज़ बस उसी को डिटेक्ट कर पाती है और उसी की वजह से जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो साइंटिस्ट बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं उसका, एंड एप्लीकेशन भी हमने देखे कि क्या क्या होते हैं। सो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हम माइक्रोस्कोपी देखने वाले इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द माइक्रोस्कोपी, स्टार्ट द माइक्रोस्कोपी। बहुत डिटेल में देखने वाले हाउ द माइक्रोस्कोप वर्क्स, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको थोड़े डिटेल में है तो उसके पार्ट्स भी हम स्टडी करने वाले। सो वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट lecture. Thank you. I hope you have understood this point, and we will begin our next part of this last chapter in the next lecture. Thank you.